3 महीने से नौकरी के लिए भटक रहा था गरीब लड़का। जवान विधवा मालकिन बोली नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मेरी हर बात माननी पड़ेगी। आगे जो हुआ, राघव की आंखें उस रात सो नहीं पाई थी। कच्चे घर की टूटी छत से टपकती बूंदें जैसे हर बार उसे उसकी मजबूरी याद दिला रही थी। कोने में पड़ी उसकी मां खांस रही थी। खांसी इतनी गहरी थी जैसे हर सांस के साथ उसका शरीर हार मानता जा रहा हो। पास ही छोटी बहन चुपचाप किताब खोले बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती थी, जैसे वो भी किसी चमत्कार का इंतजार कर रही हो। राघव बाहर आंगन में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके हाथों में दिन भर की मजदूरी की धूल थी और दिल में हजारों सवाल। गांव के लोग दिन भर ताने मारते थे कि पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर मजदूरी ही तो करनी है। लेकिन राघव के अंदर कुछ था जो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची और खुद से कहा, अब नहीं, अब मुझे यहां से निकलना होगा। तभी अंदर से मां की आवाज आई, राघव इधर आ। वो तुरंत अंदर गया। मां ने उसका चेहरा देखा और समझ गई कि उसके अंदर कुछ चल रहा है। उसने कांपते हाथ से उसका सिर सहलाया और बोली, बेटा, अगर तेरे मन में कुछ है तो डर मत। जा अपनी किस्मत आजमा ले, मेरी दुआ तेरे साथ है। ये शब्द सुनते ही राघव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने बस मां के पैर छुए और उसी रात फैसला कर लिया कि वो दिल्ली जाएगा। अगले दिन सुबह जब वो घर से निकला तो बहन ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, भैया जल्दी वापस आना। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन अंदर से जानता था कि ये सफर आसान नहीं होगा। ट्रेन के डिब्बे में बैठते वक्त उसने आखिरी बार अपने गांव को देखा। मिट्टी की खुशबू, वो पेड़, वो रास्ते सब धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे थे और सामने एक अनजान दुनिया थी, दिल्ली। जहां पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि ये शहर किसी का इंतजार नहीं करता। यहां हर कोई भाग रहा था अपने अपने काम में। किसी के पास किसी की बात सुनने का समय नहीं था। पहले दिन ही उसे रहने की जगह नहीं मिली। रात स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही गुजारी। भूख से पेट जल रहा था, लेकिन जेब में इतने पैसे नहीं थे कि वो कुछ खरीद सके। अगले दिन उसने कई जगह इंटरव्यू दिए। हर बार वही सवाल और हर बार वही जवाब कि हम आपको कॉल करेंगे, लेकिन कोई कॉल नहीं आया। दिन गुजरते गए और राघव धीरे धीरे टूटता गया। मजबूरी में उसने मजदूरी करनी शुरू कर दी। सुबह से शाम तक ईंट उठाना, सीमेंट ढोना और रात को किसी कोने में सो जाना, यही उसकी जिंदगी बन गई। 3 महीने ऐसे ही गुजर गए। हर दिन एक जैसा, हर दिन एक नई थकान और हर रात एक नई निराशा। कई बार उसने सोचा कि सब छोड़कर वापस गांव चला जाए, लेकिन मां का चेहरा और बहन की पढ़ाई उसे रोक लेती। एक दिन जब वो काम खत्म करके लौट रहा था तो उसकी नजर एक बड़ी बिल्डिंग पर पड़ी। चमचमाती कांच की दीवारें और अंदर जाते लोग जिनके कपड़े और अंदाज बिल्कुल अलग थे। वो कुछ देर वही खड़ा रहा, फिर अचानक उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना यहां भी कोशिश कर ली जाए। वो अंदर गया और रिसेप्शन पर जाकर बोला कि उसे नौकरी चाहिए। वहां बैठे लोग उसे ऊपर से नीचे तक देखकर मुस्कुरा दिए, जैसे उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया हो। लेकिन उसने हार नहीं मानी और लाइन में खड़ा हो गया। कई लोग आए और गए, कुछ जल्दी में थे, कुछ घबराए हुए, लेकिन राघव शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सादगी और आत्मविश्वास था जो बाकी लोगों से अलग था। तभी ऊपर के केबिन में बैठी आशिमा की नजर उस पर पड़ी। वो काफी देर से उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के में ऐसा क्या है जो उसकी नजर बार बार उसी पर जा रही है। शायद उसकी आंखों में सच्चाई थी या फिर उसका धैर्य। जब उसकी बारी आई तो वो अंदर गया। केबिन में घुसते ही उसने देखा सामने एक बेहद खूबसूरत महिला बैठी है जिसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। आशिमा ने बिना समय गवाए उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहां क्यों आए हो? राघव ने बिना किसी झिझक के सब कुछ बता दिया, अपने गांव के बारे में, मां के बारे में, बहन की पढ़ाई और अपने 3 महीने के संघर्ष के बारे में। उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। आशिमा उसे ध्यान से सुनती रही और फिर
कुछ देर चुप रही, जैसे वो उसके अंदर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें नौकरी दे सकती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। राघव ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आशिमा ने अपनी नजरें उसकी आंखों में डालते हुए कहा, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी बिना किसी सवाल के। ये सुनकर राघव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके मन में कई सवाल उठे कि आखिर ऐसी कौन सी शर्त है, लेकिन फिर उसने अपनी मां का चेहरा याद किया और धीरे से बोला, मुझे मंजूर है। आशिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने तुरंत कहा, ठीक है, आज से तुम यहां काम करोगे और मेरे घर में रहोगे। ये सुनकर राघव को यकीन नहीं हुआ कि इतनी जल्दी उसकी जिंदगी बदल रही है। वो उसके साथ बाहर आया और पहली बार उसने उस दुनिया को करीब से देखा जहां अब उसे रहना था। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और एक नई जिंदगी। लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं ये सवाल अभी भी था कि आखिर इस शर्त के पीछे क्या राज छुपा है। और शायद उसे भी नहीं पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी को सिर्फ बदलने वाला नहीं, बल्कि उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला है जहां हर मोड़ पर एक नया सच उसका इंतजार कर रहा होगा। राघव ने जब उस आलीशान घर की दहलीज पार की तो उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। चमकदार फर्श पर उसके धूल भरे कदमों की आवाज उसे खुद ही अजनबी लग रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे इस घर ने बहुत कुछ सहा हो और अब अपने अंदर सब कुछ छुपा लिया हो। आशिमा आगे आगे चल रही थी और राघव चुपचाप उसके पीछे। उसने एक कमरे का दरवाजा खोला और बोली, आज से तुम यही रहोगे। ये कमरा साधारण था, लेकिन उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि पिछले 3 महीनों में उसने कई रातें फुटपाथ और अधूरी इमारतों में गुजारी थी। राघव ने धीरे से सिर हिलाया और कमरे के अंदर आ गया। उसके हाथ अपने आप जुड़ गए, जैसे वह इस नई शुरुआत के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा हो। उसी वक्त आशिमा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, सुबह 7 बजे तैयार रहना, मेरे साथ ऑफिस चलोगे, और ध्यान रखना मेरी शर्त तुम्हें याद है। राघव ने तुरंत कहा, जी। लेकिन उसके मन में फिर वही सवाल उठा कि आखिर ये शर्त किस बात की है। रात को जब वो बिस्तर पर लेटा तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो सोच रहा था कि कैसे उसकी जिंदगी एक ही दिन में बदल गई, लेकिन साथ ही उसे यह भी महसूस हो रहा था कि इस बदलाव के पीछे कुछ ऐसा है जो अभी सामने नहीं आया है। अगली सुबह वो समय से पहले उठ गया। घर के आंगन में हल्की धूप पड़ रही थी और नौकर चाकर अपने अपने काम में लगे थे। राघव ने खुद ही झाड़ू उठाई और आंगन साफ करने लगा। ये देखकर वहां काम करने वाले दूसरे लोग उसे हैरानी से देखने लगे, क्योंकि यहां काम करने वाले लोग सिर्फ अपने तय काम करते थे। किसी और की मदद करने की आदत किसी में नहीं थी। तभी पीछे से आशिमा की नजर उस पर पड़ी। वो कुछ देर तक चुपचाप उसे देखती रही और फिर बिना कुछ कहे वहां से चली गई। ऑफिस पहुंचने के बाद राघव ने देखा कि वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। हर कोई अपने काम में डूबा हुआ था, लेकिन लोगों के चेहरों पर एक बनावटीपन था, जैसे कोई किसी पर भरोसा नहीं करता हो। मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडी आवाज में पूछा, ये कौन है? आशिमा ने सीधे जवाब दिया, नया स्टाफ है और मेरे साथ रहेगा। ये सुनते ही मैनेजर के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी दिखी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ आशिमा का जेठ, जो कंपनी के काम में दखल देता था, उसने भी राघव को घूर कर देखा, जैसे वो उसके आने से खुश नहीं था। राघव ने इन नजरों को महसूस किया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने अपने काम पर फोकस रखा और धीरे धीरे हर काम को समझने लगा। वो सिर्फ अपने हिस्से का काम नहीं करता था, बल्कि दूसरों की मदद भी करता था। कोई फाइल समझ नहीं पाता तो वो समझाता, किसी को परेशानी होती तो वो बिना कहे मदद कर देता। उसकी यही आदत धीरे धीरे बाकी स्टाफ को भी प्रभावित करने लगी। लोग उससे खुलने लगे और उसे पसंद करने लगे। लेकिन जितना वो लोगों के करीब आ रहा था, उतना ही मैनेजर और जेठ उससे दूर और खतरनाक नजर आने लगे। एक दिन राघव ने देखा कि मैनेजर किसी से फोन पर धीमी आवाज में बात कर रहा है, और जैसे ही उसने उसे देखा तो फोन काट दिया। उस पल राघव के मन में एक शक पैदा हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
उसी शाम आशिमा ने उसे अपने केबिन में बुलाया और कुछ जरूरी फाइल्स दिखाते हुए कहा कि इन पर था। याद रखना, ये कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राघव ने ध्यान से सब कुछ समझा और सिर हिलाया। अब आशिमा का भरोसा उस पर साफ नजर आने लगा था। वो उसे अपने हर छोटे बड़े फैसले में शामिल करने लगी थी। एक रात जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि आशिमा अकेली बालकनी में खड़ी है और दूर कहीं देख रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। राघव कुछ पल वहां खड़ा रहा और फिर धीरे से बोला, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए। आशिमा ने उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसी रात राघव को पहली बार महसूस हुआ कि इस मजबूत दिखने वाली महिला के अंदर कितना अकेलापन है। दिन गुजरते गए और राघव का भरोसा और जिम्मेदारी दोनों बढ़ते गए। एक दिन अचानक ऑफिस में हड़कंप मच गया। पुलिस की गाड़ियां बाहर आकर रुक गई और कुछ अधिकारी अंदर आ गए। सभी के चेहरे पर घबराहट थी। मैनेजर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो इस पल का इंतजार कर रहा हो। राघव ने तुरंत हालात को समझने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि कंपनी में कुछ गैरकानूनी काम हो रहे हैं और उन्हें जांच करनी है। आशिमा के चेहरे पर एक पल के लिए तनाव आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी राघव के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसने पिछले कुछ दिनों की बातें याद की, मैनेजर का व्यवहार, उसकी फोन कॉल्स और जेठ की नजरें। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब एक साजिश है। वो तुरंत आगे बढ़ा और अधिकारियों से शांत आवाज में बात करने लगा। उसने उन्हें सारे जरूरी डॉक्यूमेंट दिखाए और हर सवाल का जवाब इतने आत्मविश्वास से दिया कि धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। पुलिस को भी समझ आने लगा कि ये रेड शायद फर्जी है। कुछ देर की जांच के बाद वे बिना कोई कार्रवाई किए वहां से चले गए। ऑफिस में सन्नाटा छा गया और सबकी नजरें अब राघव पर थी। आशिमा उसे देख रही थी। उसकी आंखों में पहली बार सिर्फ भरोसा नहीं बल्कि सम्मान भी था। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब राघव सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहा था, बल्कि आशिमा का सबसे भरोसेमंद इंसान बन चुका था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने जिस साजिश को आज टाल दिया है वो अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। एक ऐसे खेल की जिसमें हर कदम पर खतरा और हर मोड़ पर एक नया सच उसका इंतजार कर रहा था। उस दिन के बाद राघव की जिंदगी में सब कुछ बदलने लगा, लेकिन यह बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं था बल्कि अंदर से भी था। अब वो सिर्फ नौकरी करने वाला एक गरीब लड़का नहीं रहा था, बल्कि जिम्मेदारी और समझदारी से भरा एक ऐसा इंसान बन चुका था जिस पर आशिमा आंख बंद करके भरोसा करने लगी थी। ऑफिस में हर कोई अब उसे अलग नजर से देखने लगा था। जहां पहले लोग उसे एक साधारण कर्मचारी समझते थे, वहीं अब उसकी बात को महत्व दिया जाने लगा था। लेकिन जितना उसका कद बढ़ रहा था, उतना ही मैनेजर और आशिमा के जेठ के दिल में उसके लिए जहर भी बढ़ता जा रहा था। राघव ये सब महसूस करता था, लेकिन उसने खुद को इन सब से दूर रखते हुए सिर्फ अपने काम और अपनी नीयत पर ध्यान रखा। एक शाम जब वो ऑफिस के जरूरी कागजात देख रहा था तो उसे कुछ एंट्रीज में गड़बड़ी नजर आई। कुछ फाइल्स ऐसी थी जिनमें आंकड़े मेल नहीं खा रहे थे। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये कोई छोटी सी गलती होगी, लेकिन जब उसने गहराई से जांच की तो उसे एहसास हुआ कि ये गलती नहीं बल्कि कुछ बड़ा खेल है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और तुरंत कोई फैसला लेने के बजाय सबूत इकट्ठा करने का सोचा। उसी रात उसने देखा कि मैनेजर देर तक ऑफिस में रुका हुआ है और किसी से छुपकर फोन पर बात कर रहा है। राघव ने चुपचाप दूरी बनाकर उसकी बातें सुनने की कोशिश की और कुछ शब्द उसके कानों तक पहुंचे, जैसे फाइल्स तैयार है और बस सही समय का इंतजार है। यह सुनकर राघव का शक यकीन में बदल गया कि कंपनी के अंदर कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। अगले दिन उसने सावधानी से उन सभी दस्तावेजों की कॉपी निकाल ली जो उसे संदिग्ध लग रहे थे और उन्हें अपने पास सुरक्षित रख लिया। लेकिन वह ये सब अकेले नहीं कर सकता था। उसे किसी पर भरोसा करना था और वो भरोसा सिर्फ आशिमा पर ही था।
शाम को जब ऑफिस का काम खत्म हुआ तो उसने आशिमा से अकेले में बात करने की इच्छा जताई। आशिमा ने उसकी आंखों में गंभीरता देखी और तुरंत उसे अपने केबिन में बुला लिया। राघव ने बिना समय गवाए उसे सारी बात बता दी, हर छोटी बड़ी डिटेल, हर शक और हर सबूत। आशिमा कुछ देर तक चुप बैठी रही, उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिश्रण साफ नजर आ रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे हमेशा से शक था, लेकिन इतना बड़ा खेल चल रहा है ये नहीं पता था। उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था, जैसे किसी ने उसके भरोसे को तोड़ दिया हो। राघव ने शांत आवाज में कहा, अब हमें बहुत संभल कर कदम उठाना होगा, क्योंकि जो लोग ये सब कर रहे हैं वे बहुत चालाक हैं। आशिमा ने पहली बार बिना झिझक के कहा, मुझे तुम पर भरोसा है राघव, तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। ये सुनकर राघव के दिल में एक अजीब सी ताकत आ गई। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आशिमा के लिए भी लड़ रहा था। अगले कुछ दिनों तक दोनों ने मिलकर बहुत सावधानी से सबूत इकट्ठा किए, हर फाइल, हर ट्रांजैक्शन और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी। धीरे धीरे तस्वीर साफ होती जा रही थी और हर सबूत एक ही दिशा की तरफ इशारा कर रहा था, मैनेजर और जेठ। इस बीच दोनों ने अपने व्यवहार को सामान्य रखा ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा तूफान तैयार हो रहा था। इन्हीं दिनों में राघव और आशिमा के बीच एक अलग ही रिश्ता बनने लगा था। यह रिश्ता शब्दों से नहीं बल्कि एहसासों से जुड़ा था। एक दिन जब दोनों देर रात तक काम कर रहे थे तो अचानक बिजली चली गई और ऑफिस अंधेरे में डूब गया। उस पल की खामोशी में दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर आशिमा ने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी लगता है कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूं। यह सुनकर राघव के दिल में कुछ टूट सा गया। उसने धीरे से कहा, आप अकेली नहीं है, मैं हूं आपके साथ। ये शब्द सुनते ही आशिमा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अलग ही सुकून नजर आया। उस पल दोनों के बीच कुछ ऐसा था जिसे शायद दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन महसूस जरूर कर रहे थे। कुछ दिनों बाद राघव ने अचानक कहा कि उसे कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाना है। यह सुनकर आशिमा के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। राघव चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी मालकिन उसके छोटे से गांव क्यों जाना चाहती है, लेकिन उसने मना भी नहीं किया। अगले दिन दोनों गांव के लिए निकल पड़े। जब वे गांव पहुंचे तो वहां के लोगों की नजरें ठहर गई। इतनी बड़ी गाड़ी और उसमें से उतरती एक खूबसूरत औरत, सब हैरान थे। राघव की मां दरवाजे पर खड़ी थी। जब उसने अपने बेटे को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, और जब उसने आशिमा को देखा तो कुछ पल के लिए समझ नहीं पाई कि ये कौन है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, ये मेरी मालकिन है और इन्होंने मुझे नौकरी दी है। ये सुनते ही मां ने तुरंत उनके पैर छू लिए और बोली, भगवान आपको खुश रखे, आपने मेरे बेटे को सहारा दिया। आशिमा ने तुरंत उन्हें उठाया और कहा, मां आप ऐसा मत कीजिए। ये सुनकर राघव की आंखें भर आई, क्योंकि पहली बार उसने किसी बड़े इंसान को इतनी सादगी से बात करते देखा था। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और हर कोई आशिमा को देखकर बातें करने लगा। उस दिन राघव के घर में जो खुशी थी वो पहले कभी नहीं आई थी। आशिमा ने उसकी बहन से बात की, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा और तुरंत कहा कि उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी अब मेरी है। ये सुनकर पूरा परिवार भावुक हो गया। उस रात जब सब सो गए तो राघव बाहर आंगन में बैठा था और आशिमा भी उसके पास आकर बैठ गई। गांव की ठंडी हवा और दूर से आती झिंगुरों की आवाज उस पल को और खास बना रही थी। आशिमा ने धीमी आवाज में कहा, राघव, तुम्हारा ये छोटा सा घर मुझे किसी महल से ज्यादा सुकून दे रहा है। यहां कोई दिखावा नहीं है, सिर्फ सच्चाई है। राघव ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि यहां लोग दिल से जीते हैं। उस पल दोनों के बीच जो खामोशी थी वो बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह सुकून ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि शहर में उनका इंतजार कर रहा था एक ऐसा सच जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला था। गांव की उस सुकून भरी रात के बाद जब राघव और आशिमा दिल्ली लौटे तो जैसे किस्मत ने उनका इंतजार ही कर रखा था। शहर की वही भागती दौड़ती जिंदगी
अब पहले जैसी नहीं लग रही थी, क्योंकि अब उनके बीच सिर्फ मालिक और कर्मचारी का रिश्ता नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा भरोसा बन चुका था जो हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़ा रहने का वादा कर चुका था। लेकिन जैसे ही वे कंपनी पहुंचे तो माहौल कुछ अलग ही नजर आया। स्टाफ के चेहरों पर अजीब सी घबराहट थी और ऑफिस के अंदर हलचल थी, जैसे कोई बड़ी बात हो चुकी हो। राघव ने तुरंत हालात को भांप लिया और बिना समय गवाए सीधे अपने केबिन की तरफ बढ़ा, जहां कुछ फाइलें खुली पड़ी थी और कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ ऐसे आंकड़े थे जो साफ बता रहे थे कि कंपनी के पैसों में भारी गड़बड़ी हुई है। आशिमा के चेहरे का रंग उड़ चुका था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, यह सब कैसे हो सकता है? राघव ने शांत रहते हुए हर चीज को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में एक बार फिर वही तेज नजर आने लगा जो उसने पहले भी उस फर्जी रेड के समय दिखाया था। उसने धीरे से कहा, यह कोई साधारण गलती नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसे बहुत सोच समझकर अंजाम दिया गया है। उसी समय मैनेजर वहां आया और बनावटी चिंता दिखाते हुए बोला, मैडम, मुझे लगता है कि हमें तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए। उसके चेहरे पर छुपी चालाकी को राघव ने तुरंत पकड़ लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि अभी सही समय नहीं है। अगले कुछ घंटों में पूरा ऑफिस तनाव में डूब गया। हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा था, लेकिन सच्चाई सिर्फ कुछ लोगों को ही पता थी। राघव ने रात तक सारे डॉक्यूमेंट खंगाल डाले और हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे सारी तस्वीर साफ होने लगी। हर गड़बड़ी का सिरा एक ही जगह जाकर मिल रहा था, और वो था मैनेजर और आशिमा का जेठ। ये वही लोग थे जो पहले दिन से ही राघव के खिलाफ थे और अब उन्होंने अपनी चाल चल दी थी। लेकिन इस बार मामला सिर्फ पैसों का नहीं था, बल्कि कुछ और भी गहरा था। जब राघव ने पुराने रिकॉर्ड्स को देखा तो उसे 3 साल पहले की एक फाइल मिली जो आशिमा के पति के एक्सीडेंट से जुड़ी थी। उसने उस फाइल को ध्यान से पढ़ा और उसके अंदर कुछ ऐसी बातें थी जो सामान्य नहीं थी। रिपोर्ट में कई जगह पर विरोधाभास था और कुछ ऐसे दस्तावेज थे जिन्हें जानबूझकर छुपाया गया था। राघव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत आशिमा को बुलाया और वो फाइल उसके सामने रख दी। आशिमा ने जैसे ही उसे पढ़ा, उसके हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज भर्रा गई जब उसने कहा, इसका मतलब ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लान था। ये सुनते ही उसके अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। वो कुर्सी पर बैठ गई और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। राघव ने पहली बार उसे इस तरह टूटते हुए देखा था। वो धीरे से उसके पास गया और बोला, आप मजबूत हैं और अब सच हमारे सामने है, हमें इसे यही खत्म करना होगा। आशिमा ने आंसुओं के बीच उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं सब कर सकती हूं। यह सुनकर राघव के अंदर एक नई ताकत आ गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो मेरा आपसे छोटा सा एक विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाई पॉइंट भी कर दीजिए। अब यह सिर्फ एक कंपनी की लड़ाई नहीं रही थी, बल्कि इंसाफ की लड़ाई बन चुकी थी। अगले कुछ दिनों तक दोनों ने मिलकर हर सबूत को इकट्ठा किया, हर लेन देन का हिसाब निकाला और हर उस व्यक्ति को चिन्हित किया जो इस साजिश में शामिल था। इस दौरान राघव ने इतनी सावधानी से काम किया कि किसी को शक तक नहीं हुआ। दूसरी तरफ मैनेजर और जेठ को लग रहा था कि उनकी चाल कामयाब हो गई है और अब कंपनी उनके हाथ में आने ही वाली है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस लड़के को वे कमजोर समझ रहे थे वही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। आखिरकार वह दिन आ गया जब सब कुछ सामने लाना था। राघव ने एक मीटिंग रखवाई जिसमें कंपनी के सभी बड़े अधिकारी और कुछ बाहरी लोग भी मौजूद थे। मीटिंग शुरू होते ही मैनेजर ने अपने हिसाब से बातें घुमाने की कोशिश की, लेकिन तभी राघव ने खड़े होकर सबूतों के साथ एक एक सच सामने रखना शुरू किया। हर दस्तावेज, हर ट्रांजैक्शन और हर कॉल रिकॉर्ड जैसे ही स्क्रीन पर आया वैसे ही सबके चेहरे बदलने लगे। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया और जेठ की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। आखिर में राघव ने वो फाइल भी सामने रख दी जिसमें आशिमा के पति की मौत का सच छुपा था। और जैसे ही उसने ये कहा
कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। पूरा हॉल सन्न रह गया। आशिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं बल्कि मजबूत नजर आ रही थी। पुलिस को पहले ही सूचना दी जा चुकी थी और कुछ ही देर में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जाते जाते उन्होंने राघव को घूर कर देखा जैसे वह उसे कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन अब खेल खत्म हो चुका था। कंपनी बच चुकी थी और सच सामने आ चुका था। मीटिंग खत्म होने के बाद आशिमा कुछ देर तक वही खड़ी रही, फिर धीरे से राघव की तरफ बढ़ी और बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। ये कोई औपचारिकता नहीं थी, बल्कि उस भरोसे और एहसान का एहसास था जो वो शब्दों में नहीं कह पा रही थी। उस पल राघव भी कुछ नहीं बोला, उसने बस आंखें बंद कर ली, जैसे वो उस पल को हमेशा के लिए अपने दिल में बसाना चाहता हो। लेकिन हर कहानी का एक मोड़ होता है और उनके लिए वो मोड़ अब आने वाला था। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ सामान्य हो गया तो राघव ने एक दिन हिम्मत करके कहा कि अब उसे अपने गांव लौटना होगा, क्योंकि उसका फर्ज अभी भी वही है। ये सुनते ही आशिमा का चेहरा एक बार फिर उदास हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। वो समझ गई थी कि अगर राघव चला गया तो ये घर फिर से खाली हो जाएगा और वो अकेली रह जाएगी। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राघव अपने फैसले पर अड़ा रहा, क्योंकि उसके अंदर का स्वाभिमान उसे यही कह रहा था कि वो हमेशा किसी के सहारे नहीं रह सकता। लेकिन आशिमा के दिल में जो तूफान उठ रहा था वो अब रुकने वाला नहीं था, क्योंकि इस बार बात सिर्फ साथ की नहीं बल्कि दिल की थी। उस शाम जब राघव ने ये कहा कि अब उसे अपने गांव लौटना होगा, तो कमरे में कुछ पल के लिए ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने चलती हुई सांसों को भी रोक दिया हो। खिड़की के बाहर शाम उतर रही थी और आसमान का रंग धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा था। लेकिन उस कमरे के अंदर जो उदासी घुल चुकी थी वो किसी ढलती शाम से कहीं ज्यादा गहरी थी। आशिमा कुर्सी पर बैठी थी और उसकी उंगलियां मेज पर रखी फाइल के कोने को अनजाने में दबाए जा रही थी। उसने अपने चेहरे पर सामान्य भाव बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों की नमी बता रही थी कि ये बात उसने सुनी जरूर है पर स्वीकार नहीं कर पा रही। राघव भी सहज नहीं था। ये फैसला उसने मजबूरी में नहीं बल्कि बहुत सोच कर लिया था। उसके मन में अपनी मां का चेहरा था, अपनी बहन की पढ़ाई थी, अपना गांव था और सबसे बढ़कर अपनी इज्जत थी। उसे लगता था कि वह जितना अधिक यहां रहेगा उतने ही सवाल उठेंगे, लोग बातें बनाएंगे, कोई ये नहीं समझेगा कि उसके और आशिमा के बीच जो रिश्ता है वो सम्मान, भरोसे और इंसानियत की नींव पर खड़ा हुआ है। दुनिया हमेशा वही देखती है जो उसे ऊपर से दिखता है और वही कहती है जो उसकी सोच की हद में आता है। राघव ने धीमी आवाज में कहा, मैडम, मैंने यहां बहुत कुछ पाया है, नौकरी भी, सम्मान भी और जीवन का नया रास्ता भी, लेकिन अब मुझे लौटना चाहिए। मेरी मां ने बहुत इंतजार किया है और मेरी बहन को भी अब मेरी जरूरत पहले से ज्यादा है। मैं नहीं चाहता कि लोग आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा कहें। आपने पहले ही बहुत कुछ सहा है। आशिमा ने पहली बार तुरंत जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर तक उसे देखती रही, जैसे उसके शब्दों से आगे उसके दिल को पढ़ना चाहती हो। फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, लोग क्या कहेंगे, ये सोचते सोचते इंसान अपनी असली खुशियां खो देता है। राघव, क्या हर बार समाज ही तय करेगा कि किसे किसका साथ मिलना चाहिए और किसे नहीं? राघव ने नजरें झुका ली, क्योंकि इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। सच तो ये था कि वो खुद भी भीतर से डरा हुआ था। उसे अपना गरीब होना याद था, अपना अतीत याद था, वो फर्क याद था जो आशिमा की दुनिया और उसकी दुनिया के बीच हमेशा दिखाई देता था। उसने कहा, मैं आपका बहुत आदर करता हूं। आपने मुझे सड़क से उठाकर इज्जत दी, आपने मेरी मां बहन का सहारा दिया। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। लेकिन कुछ रिश्ते सिर्फ दिल में अच्छे लगते हैं, दुनिया में उन्हें जी पाना आसान नहीं होता। ये सुनते ही आशिमा की आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसुओं को गिरने नहीं दिया। उसने खुद को संभाला और बोली, तुम आज भी मुझे मैडम कहकर अपनी और मेरी दुनिया अलग कर देते हो, जबकि मैंने कब का ये फर्क मिटा दिया है। क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया
कि मैंने तुम्हें अपने घर में जगह क्यों दी थी, क्यों अपने हर फैसले में तुम्हें शामिल किया, क्यों तुम्हारे गांव गई, क्यों तुम्हारी मां से मिली, क्यों तुम्हारी बहन की पढ़ाई का जिम्मा लिया? क्या ये सब सिर्फ एक कर्मचारी के लिए था? राघव चुप रहा। उसकी सांसें तेज हो गई। वो समझता था पर सुनने से डरता था। आशिमा उठकर उसके सामने आ गई और बोली, सच ये है कि तुम्हारे आने के बाद पहली बार मुझे लगा कि मैं जिंदा हूं। 3 साल पहले मेरे पति की मौत के बाद मेरे चारों तरफ लोग थे, लेकिन मेरा कोई नहीं था। हर चेहरा स्वार्थ से भरा था, हर रिश्ता किसी मकसद से जुड़ा था। मैं अकेली थी, बहुत अकेली। और फिर तुम आए। तुमने पहले दिन से मुझे मालिक नहीं, इंसान समझा। मेरे दर्द को बिना बोले पहचान लिया। मेरे घर को फिर से घर बना दिया, कंपनी को बचाया, मेरे विश्वास को बचाया, मेरे पति के हत्यारों को सजा दिलाई। और जब सब कुछ ठीक हुआ तो अब तुम जा रहे हो, ये कहकर कि समाज क्या सोचेगा। राघव के होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसके भीतर जैसे भावनाओं का बांध टूट रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये बात इस मोड़ पर पहुंच जाएगी। वो सिर्फ इतना कह पाया कि मैं आपके लायक नहीं हूं। आशिमा ने तुरंत कहा, यह फैसला तुम नहीं करोगे। किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों, उसकी जमीन, उसके बैंक बैलेंस या उसके खानदान से नहीं होती। उसकी कीमत उसके दिल से होती है। और उस कसौटी पर तुम उन सब लोगों से कहीं बड़े हो जिन्होंने जिंदगी भर सिर्फ ऊंचा घर देखा, लेकिन ऊंचा चरित्र नहीं बनाया। उस रात दोनों बहुत देर तक बात करते रहे। शब्द कम थे, लेकिन दिल के दरवाजे पूरी तरह खुल चुके थे। राघव पहली बार अपने डर के बारे में बोला, अपने भीतर बैठीहीन भावना के बारे में, उस कमी के एहसास के बारे में जो उसे हर बार बड़े लोगों के सामने छोटा कर देता था। आशिमा ने पहली बार अपनी कमजोरी कबूली, अपने अकेलेपन का जिक्र किया, अपनी टूटी हुई रातों का, उस भय का जिसमें वो हर दिन जीती रही कि कहीं फिर कोई उसका अपना बनकर उसे लूट न ले। दोनों की आंखों में नमी थी, लेकिन उस नमी में अब बोझ कम और सच्चाई ज्यादा थी। अगली सुबह राघव ने फिर कहा कि वो गांव जरूर जाएगा, लेकिन इस बार उसके स्वर में कठोरता नहीं थी। आशिमा ने भी उसे रोका नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी चलूंगी। राघव ने कुछ नहीं कहा। शायद अब वो विरोध करने की हालत में नहीं था। 2 दिन बाद दोनों गांव पहुंचे। इस बार गांव के लोगों की नजरों में पहले से ज्यादा उत्सुकता थी। अब तक खबर फैल चुकी थी कि शहर की वही बड़ी मालकिन जिसने राघव को नौकरी दी थी, वो फिर उसके घर आई है। घर के बाहर पहुंचते ही बूढ़ी मां दरवाजे पर आ गई। उसकी आंखों में वह चमक थी जो लंबे इंतजार के बाद बेटे को फिर अपने सामने देखकर आती है। उसने राघव का चेहरा दोनों हाथों में लिया और कहा, बेटा तू ठीक है ना? राघव ने सिर हिलाया और उनके पैर छू लिए। फिर आशिमा की तरफ मुड़ा। मां ने उसे देखा और इस बार उनकी आंखों में सिर्फ सम्मान नहीं था, बल्कि अपनापन भी था। बहन भी दौड़कर आई और आशिमा से लिपट गई। वो उसे अब किसी बड़ी मालकिन की तरह नहीं, बल्कि घर की अपनी लगने लगी थी। शाम को आंगन में सब बैठे थे। पड़ोस की औरतें दरवाजे के बाहर खड़ी झांक रही थी। गांव के बूढ़े धीरे धीरे बात कर रहे थे। कुछ लोग हैरान थे, कुछ खुश, कुछ अब भी अपनी पुरानी सोच में उलझे हुए थे। तभी आशिमा ने अचानक मां की तरफ देखा और बहुत शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, मां मुझे आपसे एक बात कहनी है। राघव ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो बेटी। आशिमा ने अपनी नजरें झुकाई, फिर उठाई और बोली, अगर आप अनुमति दें तो मैं राघव को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हूं। मैं उससे शादी करना चाहती हूं। यह सुनते ही जैसे आंगन की हवा थम गई। बहन की आंखें फैल गई। दरवाजे पर खड़ी औरतों ने एक दूसरे की तरफ देखा। राघव का चेहरा सूख गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई हो। उसने तुरंत कहा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? आप क्या कह रही हैं? लेकिन मां ने उसे हाथ उठाकर रोक दिया। बूढ़ी मां बहुत देर तक आशिमा को देखती रही। फिर उसने अपने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ा और बोली, बेटी, दुनिया में कई लोग धन देते हैं, कई लोग सहारा देते हैं, कई लोग मीठी बातें करते हैं,
लेकिन बहुत कम लोग किसी गरीब घर के बेटे का दिल देख पाते हैं। तुमने मेरे बेटे को सिर्फ नौकरी नहीं दी, उसे सम्मान दिया, उसे उसके होने की कीमत समझाई। और अगर तुम सच में से अपना बनाना चाहती हो तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। राघव स्तब्ध रह गया। वो मां की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में सवाल थे। मां ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, बेटा, जिंदगी भर समाज की सुनोगे तो अपनी जिंदगी कभी नहीं जी पाओगे। मैंने गरीबी देखी है, अपमान देखा है, लोगों की बातें सुनी है, लेकिन अंत में इंसान को वही रिश्ता संभालता है जिसमें सच्चाई होती है। ये लड़की अमीर जरूर है, लेकिन इसके दिल में घमंड नहीं है। और तू गरीब जरूर है, लेकिन तेरे चरित्र से बड़ा कोई धन नहीं। अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो, सम्मान देते हो, एक दूसरे के दुख को अपना मानते हो, तो फिर बाकी दुनिया की बातों की कोई कीमत नहीं। बहन भी तुरंत बोली, भैया, मैंने आपको इतने खुश कभी नहीं देखा जितना इनके साथ देखा है। आप हमेशा दूसरों की खुशी के लिए जीते रहे, एक बार अपनी खुशी के लिए भी सोचिए। राघव की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने आशिमा की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई दबाव नहीं था, सिर्फ इंतजार था, एक सच्चा इंतजार, जैसे वहां से ज्यादा उसके दिल की सहज स्वीकृति चाहती हो। राघव ने धीमी आवाज में कहा, मैं अभी भी डरता हूं, अपने अतीत से, लोगों की सोच से, इस फर्क से जो हमारे बीच है। लेकिन अब मैं ये भी समझता हूं कि कुछ लोग जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमारे सारे डर छोटे पड़ जाएं। अगर आप सच में मेरे साथ ये जीवन चलना चाहती हैं, तो मैं भी वादा करता हूं कि जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही आशिमा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसके होठों पर ऐसी मुस्कान थी जैसी शायद वर्षों से उसके चेहरे पर नहीं आई थी। मां ने दोनों के सिर पर हाथ रख दिया और आंगन जैसे अचानक किसी नई रोशनी से भर उठा। अगले कुछ दिनों में गांव में इस बात की चर्चा हर तरफ फैल गई। कुछ लोगों ने ताने भी दिए, कुछ ने सवाल भी किए, लेकिन इस बार राघव झुका नहीं। अब उसके भीतर हीन भावना नहीं थी, अब उसे अपने सच पर भरोसा था। शादी बहुत भव्य नहीं हुई, लेकिन इतनी सच्ची हुई कि हर रस्म में अपनापन महसूस होता था। गांव के मंदिर में सादगी से मंडप सजा। मां ने अपनी पुरानी संदूकची से बचाकर रखी एक साफ धोती और बहू के लिए अपनी पसंद की साड़ी निकाली। बहन ने अपने हाथों से घर सजाया। गांव के कुछ सीधे सादे लोग आए। कंपनी के कुछ वफादार कर्मचारी भी पहुंचे, जिन्हें राघव और आशिमा ने अपने सुख दुख में साथ पाया था। जब फेरे शुरू हुए तो राघव के दिल में उन रातों की तस्वीरें घूमने लगी जब वो भूखा सोया था, जब स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ठंड से सिकुड़कर बैठा था, जब रिजेक्शन ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया था, जब मां की दुआ लेकर वो ट्रेन में बैठा था। और फिर आज वो उसी जिंदगी के सामने खड़ा था जिसने उसे सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक परिवार, एक पहचान और एक प्रेम दिया था। दूसरी तरफ आशिमा के मन में वे सारे साल घूम रहे थे जब उसने अकेलेपन को अपना भाग्य मान लिया था, जब हर चेहरा उसे धोखा देता था, जब अपने ही लोग उसकी संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठे थे। और फिर एक दिन एक गरीब, थका हुआ, ईमानदार लड़का उसकी जिंदगी में आया और उसने बिना कोई दावा किए उसका बिखरा जीवन जोड़ दिया। फिर पूरे हुए तो मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो दुख के नहीं थे। वो उस संतोष के आंसू थे जो एक बूढ़ी मां को तब मिलता है जब वो अपने बेटे को सच्चे सुख की तरफ बढ़ते हुए देखती है। शादी के बाद आशिमा ने बिना देर किए मां और बहन को भी अपने साथ दिल्ली ले जाने का आग्रह किया। पहले तो मां हिचकिचाई, लेकिन फिर राघव ने कहा, अब हमारा घर वही होगा जहां हम सब साथ होंगे। कुछ दिनों बाद जब वे सब दिल्ली पहुंचे तो वही बड़ा घर अब पहले जैसा नहीं था। अब वहां सन्नाटा नहीं था। अब सुबह मां की पूजा की आवाज गूंजती थी, बहन की किताबों के पन्ने खुलते थे, रसोई से खाने की खुशबू आती थी, और शाम को राघव और आशिमा साथ बैठकर कंपनी के काम के साथ घर की छोटी छोटी बातों पर भी हंसते थे। कंपनी भी अब नए तरीके से चलने लगी थी। राघव ने अपनी मेहनत और समझदारी से उसे संभालने में आशिमा का पूरा साथ दिया। उसने स्टाफ के बीच भरोसे का माहौल बनाया, ईमानदारी को नियम बनाया
और जरूरतमंद कर्मचारियों की मदद के लिए एक फंड शुरू करवाया ताकि किसी गरीब को वो जिल्लत न झेलनी पड़े जो उसने झेली थी। आशिमा ने भी कंपनी को सिर्फ कारोबार नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक ऐसी जगह बनाया जहां इंसान की काबिलियत उसके कपड़ों से नहीं उसके कर्म से पहचानी जाए। बहन की पढ़ाई अच्छे कॉलेज में शुरू हुई, मां का इलाज हुआ और उनकी खांसी जो बरसों से घर की रातों में गूंजती थी अब धीरे धीरे खत्म होने लगी। एक शाम राघव उसी बालकनी में खड़ा था जहां कभी उसने आशिमा को अकेले खामोश देखा था। आज वही बालकनी रोशनी से भरी थी। पीछे से आशिमा आई और उसके पास खड़ी होकर बोली, याद है एक दिन तुम जाने की बात कर रहे थे? राघव मुस्कुराया और बोला, हाँ। और याद है आप कह रही थी कि हर बार समाज ही तय करेगा क्या? दोनों हल्का सा हंस पड़े। फिर राघव ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, उस दिन अगर मैं डर के आगे झुक जाता तो शायद जिंदगी भर पछताता। आशिमा ने कहा, और अगर मैं अपने दिल की बात कहने से डर जाती तो मैं भी हमेशा अकेली रह जाती। नीचे आंगन में मां बहन के साथ बैठी थी और घर में वो अपनापन था जो किसी महंगी चीज से नहीं खरीदा जा सकता। राघव ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन अपने पिता को याद किया, अपनी मां की दुआ को याद किया और उस सफर को याद किया जो बिहार के एक छोटे गांव से शुरू होकर दिल्ली की भीड़ में भटका, संघर्षों से गुजरा, साजिशों से टकराया, दर्द में निखरा और आखिरकार सम्मान, प्रेम और इंसानियत के मुकाम तक पहुंचा। उस रात उसे पहली बार पूरी तरह महसूस हुआ कि किस्मत बदलने के लिए सिर्फ अवसर नहीं बल्कि चरित्र चाहिए, सिर्फ सपने नहीं बल्कि धैर्य चाहिए, सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सच्चाई चाहिए, और सबसे बढ़कर ये चाहिए कि इंसान अपने भीतर की अच्छाई को हालात की धूल से मरने ना दे, क्योंकि यही अच्छाई एक दिन किसी टूटे हुए दिल की उम्मीद बनती है, किसी उजड़े हुए घर की रोशनी बनती है और किसी साधारण जिंदगी को असाधारण कहानी में बदल देती है। राघव और आशिमा की कहानी भी ऐसी ही थी, एक ऐसी कहानी जिसमें गरीबी थी लेकिन नीचता नहीं थी, अमीरी थी लेकिन घमंड नहीं था, दर्द था लेकिन हार नहीं थी, प्रेम था लेकिन स्वार्थ नहीं था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई थी कि जिंदगी कभी कभी इंसान को बहुत नीचे गिराकर इसलिए परखती है ताकि जब उसे ऊपर उठाए तो वो सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि इंसानियत की मिसाल बन जाए। तो दोस्तों, ये थी